IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। नमस्कार, मैं हूं नवजोत। और दिल्ली में राजनीति का पूरा विज्ञान बदल गया है। सियासत के पुराने दस्तूर पूरी तरह से बदल गए हैं। जनता का मूड बदल गया है। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 67 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और मफलर मैन आज का अर्जुन बनकर देश के सामने आ गया। ये सब कुछ मुमकिन हुआ अरविंद की एक जिद से। और इस जिद की शुरुआत अरविंद के बचपन से ही हो चुकी थी। आज हम आपको अरविंद की वो कहानी दिखाएंगे जिससे अरविंद केजरीवाल ने दुनिया को कभी नहीं बताया। मैं दिल्ली की जनता को सलाम करता हूं। अरे पूरी बहुमत देखे तो देखो आम आदमी की ताकत देखो। ये जीत आम आदमी पार्टी की जीत हो रही है, आम आदमी की जीत हो रही है, दिल्ली की जीत है। पूरा दिल्ली में एक लहर है, आंधी है। मैं कई दिन से कहता आ रहा था, आज वो आंधी हमारी आंख के सामने आ गई। जनता ने अपने आप को वोट दिया है, जनता ने अपने आप को बहुमत दी है, जनता ने अपने आप को जिताया है। बड़ी और ऐतिहासिक जीत के लिए दिल्ली की महान जनता को बहुत बहुत बधाई। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली मुबारक। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल मुबारक। जो कभी नहीं हुआ इस बार हो गया। सियासत की रस्में बदल गईं। दिल्ली का दस्तूर बदल गया। वक्त बदल गया, मुद्दे बदल गए, झंडे बदल गए, नारे बदल गए। मगर वक्त की करवट में कुछ नहीं बदला तो खुद अरविंद केजरीवाल। जो कहानी जीत की इन तस्वीरों के साथ अपने मुकाम तक पहुंची, वो कुछ वक्त पहले तक जरा अलग थी। मई की चुभती हुई गर्मी में वो हार अरविंद केजरीवाल के सीने में बेतरह चुभ रही थी। लोकसभा चुनाव में 434 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली ये पार्टी जमानत जब्त होने का नया रिकॉर्ड बना चुकी थी। खुद अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव हार चुके थे। पंजाब के 4 उम्मीदवारों को छोड़कर पूरे देश में आम आदमी पार्टी की उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं। लेकिन कुछ जिंदा था, तो बस एक जिद। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई हमने ऐसा क्या कसूर कर दिया, भाई जनता इतनी नाराज हो गई। ये समझने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि जनता इतनी नाराज क्यों हो गई। तो एक कारण तो ये है कि जो हमने अच्छा काम करा था वो सारा अच्छा काम बंद हो गया और जनता को फिर से वही सारा सामना करना पड़ा और दुगने रिश्वतखोरी के दुगने रेट हो गए। ये जिद अचानक शुरू नहीं हुई, बल्कि इस जिद से अरविंद केजरीवाल का रिश्ता उस जमाने से जुड़ा जब न सत्ता थी, न सियासत थी, न चुनाव थे और न ही हाथ में झाड़ू। अरविंद की उम्र करीब 11 बरस की थी। स्कूल में पोएम कंपटीशन था, लेकिन एक रात पहले अरविंद बीमार पड़ गए। प्रतियोगिता सुबह 9 बजे शुरू होनी थी, 8:30 बज चुके थे। अरविंद की क्लास टीचर परेशान हो रही थी। एक ही विकल्प था, अरविंद के बजाय किसी और छात्र को प्रतियोगिता में उतार दिया जाए। लेकिन तभी अरविंद बदन पर कंबल ओढ़े प्रतियोगिता हॉल में दाखिल हुए। तपते बुखार में अरविंद ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और अपनी क्लास को जीत दिला दी। इसको अपने आप ही रहता था कि टॉप करना है।
गाजियाबाद में होलीचल स्कूल में थे। एक बार तो एक मार्क्स कम आया था तो बच्चों ने आके पहले ही बताया बस से कि अरविंद तो रोते रोते आ रहे हैं। लड़कपन की उम्र से जिस जिद की शुरुआत हुई वो जवानी की दहलीज पर और बुलंद हो चुकी थी। 1985 में अरविंद की इसी जिद ने उन्हें IIT खड़गपुर तक पहुंचा दिया। अरविंद के पिता चाहते थे कि उनका लड़का डॉक्टर बने, लेकिन अरविंद की जिद पिता की मर्जी से कहीं बड़ी थी। अपने फैसले को सच साबित करने के लिए अरविंद ने खुद से ही शर्त लगाई और पहले ही प्रयास में IIT जैसे मुश्किल इम्तिहान को पास कर लिया। IIT खड़गपुर से अरविंद केजरीवाल ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। कॉलेज के दिनों में केजरीवाल ने आंदोलन की राह में पहला कदम बढ़ाया। देश के सभी IIT संस्थानों के बीच एक ड्रामा कंपटीशन होना था। अरविंद इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें टीम में जगह नहीं मिली। इस इनकार के बाद अरविंद ने कुछ ऐसा कमाल किया जिसकी उम्मीद उनके किसी दोस्त को नहीं थी। अरविंद ने कॉलेज के हताश और निराश छात्रों को जोड़कर अपनी नई टीम बनाई और उसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया जहां उनके कॉलेज की टीम पहले से शामिल थी। जीत फिर उसी जिद की हुई और अरविंद इस प्रतियोगिता में पहले नंबर पर रहे। +2 का एग्ज़ाम दिया और उसके बाद IIT के फॉर्म वगैरह भरने थे। तो जैसे हमने कहा भी IIT के फॉर्म तो भर ही रहे हो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का भी भर लो। पेरेंट्स का तो यही होता है ना, एक जगह नहीं होता तो दूसरी जगह। बोला नहीं, मेरे को इसने भरा ही नहीं। मैंने 10 रुपये का फॉर्म ला के भेजा, नहीं भरा। उसने कहा मेरे को जाना ही IIT में था। क्योंकि पिताजी इंजीनियर थे इसलिए इंजीनियर बनना? नहीं, मैं हमेशा चाहता था, डॉक्टर बनना चाहता था। एम्स में 30 सीट होती थी और IIT में उन दिनों में 700-800 सीट होती थी। That was the only reason I took engineering. Now it sounds very foolish. 1989 में अरविंद केजरीवाल ने बीटेक की पढ़ाई पूरी की। इसी साल टाटा में उन्हें नौकरी भी मिल गई। कुछ समय तक तो ठीक ठाक चला, लेकिन दिल में आंदोलन की राह चल पड़ी थी। टाटा स्टील में अरविंद की पहली तनख्वाह थी 3,200 रुपया महीने, जो उस जमाने में बड़ी बात थी। कुछ वक्त तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन तभी केजरीवाल को टाटा स्टील से जुड़ी एक NGO का पता लगा। वो अपने सीनियर के पास गए और टाटा की NGO विंग में ट्रांसफर करने की जिद करने लगे। हालांकि अरविंद की ये गुजारिश या कहिए जिद उस वक्त मंजूर नहीं हुई। कंपनी में करीब 3 साल बिताने के बाद अरविंद ने नौकरी छोड़ दी और सीधे कोलकाता पहुंच गए। कुछ वक्त रामकृष्ण मिशन में बिताया। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक कोलकाता में उनकी मुलाकात मदर टेरेसा से हुई। करीब 2 महीने तक लोगों की सेवा की और फिर घर लौटकर सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी। एक बार फिर इम्तिहान में अरविंद ने बाजी मारी और IRS की ट्रेनिंग के लिए मसूरी पहुंच गए। IRS की ट्रेनिंग के दौरान अरविंद नागपुर भी गए, जहां उनकी मुलाकात सुनीता से हुई। सुनीता अरविंद केजरीवाल की पत्नी हैं। नागपुर के एकेडमी में अरविंद और सुनीता के बीच देश की राजनीति, सिस्टम और समस्याओं पर रोजाना घंटों बहस होती। लेकिन धीरे धीरे वो बहस मोहब्बत की गुफ्तगू तक पहुंच गई। प्यार एक तरफा नहीं था, बल्कि दोनों तरफ इश्क की आग बराबर लगी थी। शर्मीले अरविंद को दिल की बात जुबां पर लाने में लेकिन 4 महीने लग गए। अगस्त 1994 को दोनों ने सगाई कर ली और नवंबर में सुनीता हमेशा हमेशा के लिए अरविंद की हो गई। शादी के बाद अरविंद और सुनीता दोनों ने ही दिल्ली में IRS की पोस्टिंग ले ली और जिंदगी का नया सफर शुरू हो गया। 1995 में IRS की पोस्टिंग के दौरान अरविंद केजरीवाल ने सिस्टम के खिलाफ पहली जंग शुरू की। ये वो लड़ाई थी जिसे अरविंद को अपनों के खिलाफ ही लड़ना था। अरविंद केजरीवाल ने चपरासी लेने से इनकार कर दिया। खुद वक्त पर दफ्तर आना, खुद ही अपनी टेबल साफ करना, केबिन में खुद झाड़ू तक लगाना। बतौर IRS अरविंद केजरीवाल ने दरअसल VIP कल्चर को पहली चुनौती दी थी। उन्होंने महफिलों से भी मुंह मोड़ लिया। हालांकि दफ्तर के कई साथी अरविंद केजरीवाल के इस रवैये के सख्त खिलाफ थे। सीमापुरी में A ब्लॉक के सामने सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने नौकरी पर रहते हुए ही एक नए आंदोलन की लकीर खींच दी। सड़क के निर्माण में 2,12,185 रुपए खर्च हुए। क्या ये सब काम हुआ? अरविंद के मुताबिक उन्होंने अपने भाई और मामा से 50-50 हजार रुपए का डोनेशन लिया और परिवर्तन नाम की एक मुहिम शुरू की। सरकार बोलती है F ब्लॉक में 2 साल में
हमने 24,91,621 रुपए खर्च किए। 24,91,000 रुपए खर्च हुए आपके ब्लॉक में पिछले 2 सालों में। दिल्ली की सड़कों पर बाकायदा पोस्टर लगा डाले जिसमें लिखा कि अगर कोई इनकम टैक्स अफसर घूस की मांग करता है तो परिवर्तन में उसकी मुफ्त में मदद की जाएगी। ये ब्लॉक दिलशाद कॉलोनी में असलम फर्नीचर हाउस है, वहाँ तक टेलीफोन डिपार्टमेंट ने सड़क काटी। परिवर्तन नाम के इसी एनजीओ में अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई पत्रकार मनीष सिसोदिया से। कुछ वक्त तक परिवर्तन में पर्दे के पीछे काम करने वाले केजरीवाल ने नौकरी से 4 साल की स्टडी लीव ले ली। देश के गांव में घूमना शुरू कर दिया, आंदोलन की नई राह तलाशी और कुछ ही वक्त बाद नए मुद्दे और नए नारे के साथ सामने आए। मुद्दा था सूचना के अधिकार का। 27 जनवरी 2001 से लेके 11 मई कभी एमसीजी तो कभी दिल्ली जल बोर्ड। केजरीवाल आंदोलन के नए मुद्दे तलाशते रहे। जनता को हिसाब किताब की समझ कम थी, लेकिन अरविंद हिसाब के पक्के थे। लोगों से बातचीत करने पे पता चला इन 211 में से केवल 19 नहीं चलने लगे। लिहाजा सड़कों पर ढोल मजीरे लेकर वो जनता के बीच पहुंचे और सरकारी खर्च के पाई पाई का हिसाब तलाशने लगे। 24,91,621 रुपए खर्च किए। सरकार को ललकारने का, भ्रष्टाचार के खात्मे का, आंदोलन के काम ऐसे ही चलते रहे। 2003 आते आते अरविंद केजरीवाल ने सरकारी नौकरी छोड़ दी और आंदोलन की राह पकड़ ली। देश में आरटीआई को लेकर बड़ी मुहिम चलाने के बाद अरविंद को पहली पहचान मिली 2006 में, जब उन्हें मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया। आरटीआई की मुहिम तो कामयाब हुई, लेकिन सिस्टम को बदलने का सफर अभी काफी लंबा था। 2010 तक करीब 15 आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या की खबर एक नए आंदोलन को आवाज दे रही थी और अरविंद केजरीवाल एक नए मिशन की तैयारी कर रहे थे। तो अरविंद का नया मिशन, नई चुनौतियां लाने वाले थे और सियासत के सफर की शुरुआत होने वाली थी और अरविंद बनने वाले थे मफलर मैन। कैसे वो मफलर मैन आज का अर्जुन बन गया, ये हम आपको दिखाएंगे बस कुछ ही देर में। आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर हमारी खास पेशकश आज का अर्जुन। एक अच्छी भली नौकरी को छोड़कर अरविंद केजरीवाल जनता के बीच सड़क पर उतरने का फैसला कर चुके थे और उस भीड़ के बीच सिस्टम को ललकार रहे थे। सिस्टम के खिलाफ ये लड़ाई आगे बढ़ी तो हुकूमत से टकराने का सिलसिला शुरू हुआ और यहीं से शुरू हुआ एक आंदोलनकारी का सियासी सफर भी। बदलाव की आंधी में देश अन्ना हजारे में दूसरा गांधी तलाश रहा था। अरविंद केजरीवाल सड़क से हुकूमत को ललकार रहे थे और देश की जनता एक नए आंदोलन की चिंगारी को हवा दे रही थी। जन लोकपाल बिल की मांग को लेकर अन्ना हजारे ने सरकार से सीधी लड़ाई शुरू कर दी और अरविंद केजरीवाल इस आंदोलन का चेहरा बनकर सामने आए। जिस वक्त पूरे देश में अन्ना आंदोलन की हवा चल रही थी, उसी वक्त अरविंद ने अपने कई साथियों के ऐतराज के बावजूद एक नया रास्ता चुना। ये रास्ता था सियासत का। आम आदमी पार्टी का आज गठन किया गया है। अब ये निर्णय लिया गया है कि इस देश की राजनीति को चुनौती दी जाए, इन पार्टियों को चुनौती दी जाएगी। अब आम आदमी चुनाव लड़ेगा, आम आदमी वोट डालेगा, आम आदमी कैंपेनिंग करेगा और आम आदमी जाकर संसद और विधानसभा में बैठेगा। एक आंदोलन को बीच मंझधार में छोड़कर अरविंद नए रास्तों पर निकल पड़े। वो आवाज जो कल तक देश की जनता में इनकलाब की नई अलग जगा रही थी, अब सियासी हो चुकी थी। झंडा बदल चुका था, नारे बदल चुके थे, मंच बदल चुका था।
ये साबित हो गया कि इस देश में लोग ईमानदारी से चुनाव लड़ सकते हैं और ईमानदार और देशभक्त लोग भी चुनावी राजनीति में आ सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सियासत में नया विकल्प बनकर सामने आ चुकी थी। अब मेरी बारी है, मेरी जिम्मेदारी है, आंखें गाड़े सच के खिलाफ। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अरविंद की हुंकार ने शीला सरकार को हिला कर रख दिया और कांग्रेस के समर्थन से केजरीवाल ने अंत में दिल्ली में सरकार बनाई। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अरविंद केजरीवाल अब वहां खड़े थे जहां सवाल पूछने की कोई गुंजाइश नहीं थी, बल्कि अब तो बारी सवालों के जवाब देने की थी। केजरीवाल की सरकार में उठापटक के कई दौर सामने आए। कुछ वादे पूरे हुए तो कई कहानियां यूं ही अधूरी छूट गईं। महज 49 दिन बाद ही अरविंद केजरीवाल एक नई जिद के साथ सामने आए। जिद थी सरकार से इस्तीफे की। आज अगर लोकपाल बिल गिरा है तो आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है। लोकपाल बिल के लिए 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी देनी पड़े, 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? मैं ये चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अरविंद ने दिल्ली की सरकार से इस्तीफा दे दिया और देश की सत्ता के सफर की शुरुआत कर दी। लेकिन जमीन की कहानी कुछ अलग थी। जनसभाओं में केजरीवाल को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। हम यहाँ के लोकल लोग हैं, हम बनारस के रहने वाले हैं, हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम किसी भगोड़े को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वाराणसी की जनता इनको जो नकार चुकी है, इनको नहीं लड़ने दिया जाएगा। कभी स्याही फेंकी गई तो कभी थप्पड़ चले। मगर केजरीवाल की जिद कमजोर नहीं पड़ी। पूरे देश में लोकसभा चुनाव के टिकट बांट दिए गए। खुद अरविंद केजरीवाल ने वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन मोदी की आंधी में आम आदमी पार्टी का जनाधार कमजोर पड़ गया। इधर अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे और उधर 430 सीटों पर उनके उम्मीदवार। पंजाब के 4 उम्मीदवारों को छोड़कर अरविंद केजरीवाल की पार्टी का कोई भी सदस्य देश की संसद तक नहीं पहुंच पाया। एक आधी अधूरी पार्टी को दोबारा संवारने का मिशन शुरू हुआ। केजरीवाल फिर जनता के बीच उतरे, अपनी पुरानी गलतियों पर बार बार माफी मांगी। लोगों का कहना है कि आपने इस्तीफा क्यों दिया, आप सरकार छोड़ के क्यों गए। लोग कहते हैं कि आप भाग गए, आपने हम लोगों को मझधार में छोड़ दिया। इस बात को लेके अच्छी खासी नाराजगी है लोगों के अंदर। आज मैं दिल्ली के लोगों से और देश के लोगों से उसके लिए माफी मांगना चाहता हूं। इसी बीच नरेंद्र मोदी के लहर में महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने जीत का परचम फहराया। जानकारों ने दिल्ली में केजरीवाल की दावेदारी को फिर खारिज कर दिया।
सोशल मीडिया पर केजरीवाल का मजाक बनना शुरू हो गया, लेकिन उस मजाक को भी तरक्की का जरिया बनाकर केजरीवाल नए किरदार में देश के सामने आए, मफलर मैन। गले में मफलर और हाथ में झाड़ू लिए वो मफलर मैन सियासत के नए रास्तों पर निकल पड़ा। इस बीच दिल्ली में बीजेपी ने बड़ा दांव खेल दिया और अरविंद केजरीवाल के सामने किरण बेदी जैसा दमदार चेहरा सामने उतारा। मगर सियासत में एक बड़ी जीत और एक बड़ी हार के बाद अब अरविंद केजरीवाल भी राजनीति को शायद समझ चुके थे। लिहाजा किरण बेदी की खींची लकीर को मिटाने के बजाय खुद की लकीर को बड़ा करने का सिलसिला शुरू हो गया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के बीच ये पैगाम देने में कामयाब रहे कि देश को अब राजनीति में नए विकल्प की जरूरत है। 5 साल केजरीवाल के नारे हर तरफ गूंजते दिखे और केजरीवाल को फिर दिल्ली की सत्ता मिल चुकी है, लेकिन चुनौतियां शायद पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। पिछली सरकार में जो वादे अधूरे थे वो आज भी सरकार का मुंह देख रहे हैं। यही वो वादे हैं जिन्होंने अरविंद को सड़क से दोबारा सत्ता तक पहुंचाया और अब उन वादों को पूरा किए बगैर अरविंद की हर जीत अधूरी ही रहेगी।